इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन की इक्वेशन। बस यहीं खत्म हो गए क्या आइंस्टीन? नहीं भाई, यहां खत्म नहीं हुए थे। आइंस्टीन ने कुछ और भी इक्वेशंस दी थी जो बहुत काम की थी, और फोटो इलेक्ट्रिक में उन्हीं में से एक इक्वेशन निकल कर आती है, और उस आइंस्टीन इक्वेशन से सीबीएसई में या किसी भी स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी वो प्लैंक के रिवॉल्यूशनरी आइडिया से रिलेटेड थी, मतलब उन्हीं चीज को उन्होंने उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था, और उन्होंने हमें बताया था कि लाइट वाज अ पार्टिकल। ठीक, यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन ये कहना चाहती है, जो प्लैंक ने हमसे कहा था उस समय, कि यार जो एनर्जी होती है ना वेव की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, और ये होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है। यहां से इस चीज को लेकर चले आइंस्टीन, और आइंस्टीन साहब ने यह कहा कि भाई आप किसी सरफेस पर जब किसी एनर्जी को इंसिडेंट करते हो तो यह बात तो फिक्स है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर वो सफिशिएंटली लार्ज होगी तो, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो मिनिमम एनर्जी होती है उसकी वर्क फंक्शन। पापा ने तो दिए ज्यादा पैसे। पापा ने कहा बेटा ये ले 1000 रुपए, स्कूल जा और आना। स्कूल जाने और आने में खर्चा होना था 100 रुपए, पापा ने दे दिए 900 रुपए ज्यादा। अब क्या करोगे तुम घर से स्कूल, स्कूल से घर नहीं, अब घर नहीं आने वाले, थोड़ा तो घूमोगे ना कहीं पर, बस तुम अब खर्चा पानी करने वाले हो। मतलब कि अब तुम इधर घूमोगे उधर घूमोगे उधर घूमोगे, मतलब कौन सी एनर्जी बढ़ने वाली है? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहां से हमारे पास जो एनर्जी आई, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो वर्क फंक्शन थी। अब जो बची हुई एनर्जी है कहां गई? भैया दुनिया में एनर्जी तो कंजर्व है, तो बची हुई एनर्जी कहां गई? तो बची हुई एनर्जी जो थी वो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली गई। अब सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालने के लिए तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए, मगर जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर होते हैं उनको निकालने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए हम सिर्फ सरफेस की बातें कर रहे हैं, और यहां पर जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आने वाली जो एनर्जी थी 1000 रुपए पापा के, वो गए स्कूल जाने और आने में खर्च, मतलब 100 रुपए, मतलब कि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए। बची हुई एनर्जी कहां चली जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये इन्होंने बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन में चली गई, बची हुई कहां गई? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मैक्सिमम क्यों है ये? क्योंकि ये सरफेस की बात कर रहा है, अंदर के केस में एनर्जी ज्यादा लग जाएगी वर्क फंक्शन से, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इससे तो कम ही होने वाली है, इसीलिए यहां पर लिखी रहती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो ई हो गई आपके पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फाई हो गया आपके पास वर्क फंक्शन, के ई हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अपने पास? E इज इक्वल टू एच न्यू। बस अब इससे अपन आगे बढ़ने वाले हैं। और देखो भाई, मैंने आपसे कहा अगर इंसिडेंट रेडिएशन जो है, जो गिर रहा है रेडिएशन, जो लाइट इंसिडेंट हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो यहां पर अपने पास इंसिडेंट एनर्जी को अपन लिख देंगे एच न्यू। जो हमारे पास वर्क फंक्शन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट, मतलब कि एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और ध्यान ये रखना कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी, जब आप इसको देखो यहां पर, तो इसको आप इधर लेकर जाओगे, जब आप इधर लेकर जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैसी है? मैक्सिमम है, मतलब कि इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, इससे कम पॉसिबल है मगर इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप यहां पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी को दो तरह से लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर तो होता ही है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी वेलोसिटी बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर। तो स्पीड निकालना है तो हाफ mv स्क्वायर लिख दिया, 2 इधर आ गया अपने पास, m नीचे आ गया और अंडर रूट ले लिया। सो अंडर रूट 2h बाय m न्यू माइनस न्यू नॉट आपके पास बन जाएगी वेलोसिटी।
क्वेश्चन उठा, नहीं भैया हमें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको QV भी लिख सकते हैं। EV इसलिए लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो Q की जगह E लिख देंगे अपन। तो अगर मुझसे कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू EV होता है, तभी तो वो रोक पाता था ना एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां आने से। तो अगर यहां पर अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे E इंटू VS। VS क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, EVS, H न्यू माइनस न्यू नॉट, E डिवाइड में आ गया, ये आ गया आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। दैट्स इट। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। मुझे सारे के सारे फॉर्मूले अब चाहिए किसके टर्म्स में? वेवलेंथ के टर्म्स में। अभी किसके टर्म्स में मैंने निकाले हैं? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाले हैं। तो कैसे निकालूं? तो देखो भाई, अपन लोगों को एक ही फॉर्मूला पता है, और वो ये पता है कि न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। Speed of light is equal to frequency into wavelength. So frequency is speed of light upon wavelength. अगर nu is equal to C by lambda है, तो जहां जहां आपके पास फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी उसको रिप्लेस कर दो C by lambda से। जहां जहां आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी उसको रिप्लेस कर दो C by lambda नॉट से। सारे के सारे फॉर्मूले वेवलेंथ के टर्म्स में निकल के आ जाएंगे। देखो जरा जल्दी से, ये देखो काइनेटिक एनर्जी H न्यू की जगह पे C by lambda, न्यू नॉट C बाय लैम्डा नॉट, HC कॉमन। अब आपको अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दोगे? EVS, E आ गया डिवाइड में। अगर आपको चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, हम लोग निकाल चुके हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास? V इज इक्वल टू √2H बाय M न्यू माइनस न्यू नॉट, यही आया था फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अगर आप यहां पर देखो तो ये आपने इस फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया C बाय लैम्डा से, और न्यू नॉट को कर दिया C बाय लैम्डा नॉट से। ये वेलोसिटी आ गई वेवलेंथ के टर्म्स में, और ये आ गया आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ के टर्म्स में। सारे के सारे फॉर्मूले वही हैं जो फ्रीक्वेंसी वाले थे, और फ्रीक्वेंसी के ही हम याद करेंगे। बाबा जी की बूटी आपसे यह कहती है कि अगर फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ में जाना है तो C बाय लैम्डा से उसको रिप्लेस कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहां से जो अपन ग्राफ बनाने वाले हैं वो एग्जाम में आने ही आने, मगर क्योंकि मेरे प्यारे बायो वाले हैं तो उनके लिए मैं लेकर चलता हूं पुराने पापों को धोने के लिए 11th क्लास में, मतलब थोड़ा सा ग्राफ का बेसिक्स। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू mx माइनस c की इक्वेशन है, बायो वालों प्लीज तुम्हारे लिए है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, मतलब y एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी और x एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है दोनों की पावर 1 है। और यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी देखोगे तो ये जो m होता है ये कहलाती है स्लोप, और ये जो प्लस माइनस में साथ में लिखा रहता है ना कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब देखो गौर से, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। अगर इंटरसेप्ट हमारा माइनस है तो ये नीचे से स्टार्ट होगा, अगर ये हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा। तो अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx माइनस सी, तो ये दोनों चीजें, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है। एक काम करो, x की जगह 0 रख दो, क्योंकि वैसे भी y एक्सिस पर x तो 0 होता है, तो y की वैल्यू क्या मिली? -c, मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, और स्लोप पॉजिटिव है इसीलिए ऊपर जाएगा। अब इसको देखो, यही बनना है ग्राफ, और कुछ बनना ही नहीं है, अब सिर्फ स्लोप बदलनी है अपन को। ये देखो पहला ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कोई मुझे बताए इक्वेशन क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास था h न्यू माइनस फाई को अपन लोग लिख रहे थे वर्क फंक्शन, एच न्यू नॉट भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लो भाई, अब यहां से एक चीज दिख रही है, काइनेटिक एनर्जी को आप ले रहे हो कौन से एक्सिस पर? y एक्सिस पर। यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को कौन से एक्सिस पर ले रहे हो? x एक्सिस पर। तो ये हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास x, साथ में कांस्टेंट है वो हो जाएगा स्लोप, और ये है प्लैंक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। साथ में आपके पास माइनस में क्या है? एक कांस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, मगर कांस्टेंट होता है। तो ये नेगेटिव है, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ, तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इस ग्राफ की स्लोप होने वाली है अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट। खत्म।
टेंशन ओवर। चलो आ जाओ यहां पे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के मैंने यहां पे दो अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ ले लिया। ये न्यूमेरिकल भी है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। आपसे कहा जाएगा क्योंकि यहां पर स्लोप है प्लैंक कांस्टेंट, तो स्लोप तो सबकी सेम होने वाली है, ये एंगल तो सेम बनेगा। आपसे यह कहा जाएगा किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये देखो गौर से, जो बाद में आएगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आगे जा रहे हो। और नहीं तो ये देखो गौर से, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा, क्योंकि इंटरसेप्ट यहां पर क्या है, वर्क फंक्शन, तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा, जिसका इंटरसेप्ट कम उसका वर्क फंक्शन भी कम। मतलब मेटल 2 जो है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, मेटल 1 का वर्क फंक्शन कम है। और पूरे के पूरे आइंस्टीन के ग्राफ जो अब मैं बनाने वाला हूं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाऊं या वेवलेंथ के साथ बनाऊं, हर केस में ग्राफ ऐसा ही बनना है, बस स्लोप बदलेगी अलग अलग। देखो जरा, अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/लैम्डा ले लूं तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला hc/लैम्डा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप पूरे के पूरे 1/लैम्डा को ले रहे हो x एक्सिस पर, ये हो गया पूरा का पूरा x, ये हो गया पूरा का पूरा y, और साथ में एक कांस्टेंट hc, ये हो गया m। तो अगर यहां पर अपन देखें तो अगेन यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, मगर अब की बार स्लोप क्या है, hc। सिर्फ और सिर्फ बदलेगी क्या, स्लोप। स्लोप क्या हो गई आपकी, hc। इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, आज भी वर्क फंक्शन ही है, तो ये इंटरसेप्ट आपका वर्क फंक्शन है, और स्लोप जो है वो hc है। और ये कहां पर कट करेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कट करेगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड के बाद ही तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इसके पहले जाओगे तो कभी इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, काहे की काइनेटिक एनर्जी, बाहर आएगा तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो यहां पर अपने पास अगर दो मेटल्स हैं और मैं आपसे कहूं कि इस केस में कौन सी मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो फिर से वही बात, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा। अगर अब मैं आपसे कहूं कि किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है, तो भैया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये 1/लैम्डा ले रहे हो ना, यहां पे तो लैम्डा नहीं लिया, तो अगर ये ले लिया तुमने तो ये चीज तो ज्यादा हो गई। अब अगर ये ज्यादा है तुम्हारे पास, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका वर्क फंक्शन कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि उल्टे चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मोर। इन विच केस, इन फर्स्ट केस मेटल 1 के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि यहां 1 है। फ्रीक्वेंसी अपन ने देखी थी, फ्रीक्वेंसी सेकंड की ज्यादा थी, वेवलेंथ फर्स्ट की ज्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाओ जरा जल्दी से, ग्राफ अपन बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अपन ने अभी हाल फॉर्मूला देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है h nu माइनस फाई। अब काइनेटिक एनर्जी को लिख दो EVS इज इक्वल्स टू h nu माइनस फाई। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल देखोगे तो वो हो जाएगा h/e न्यू माइनस फाई, बस कहानी खत्म। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार एक बात बताओ, ये आपने y एक्सिस पर ले लिया, ये x एक्सिस पर, तो फिर से वही y इज इक्वल टू mx माइनस सी की इक्वेशन बन गई। ग्राफ तो ऐसा ही बनने वाला है, बिल्कुल बनेगा वैसा ही का वैसा, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। मगर अब स्लोप क्या है, जो x वाले एक्सिस के साथ वाले में कांस्टेंट होता है, यहां फ्रीक्वेंसी है और कांस्टेंट में क्या आ रहा है साथ में, h/e, तो आपकी स्लोप हो जाएगी यहां पर h/e, बस खत्म, h/e। फिर से देखो, इंटरसेप्ट आपका वर्क फंक्शन ही है ये। सो यहां पर किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, मेटल 2 का वर्क फंक्शन ज्यादा है, मेटल 1 का कम है, क्योंकि इंटरसेप्ट ज्यादा है। और किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड सेकंड वाले की, क्योंकि बाद में आ रहा है। मगर इसकी स्लोप क्या है अपने पास, इस ग्राफ की स्लोप है h/e। कहानी खत्म, टेंशन नॉट, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल का 1/लैम्डा के साथ ग्राफ चाहिए। तो अपन ने अभी देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है h/e न्यू माइनस फाई। तो मैं यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी को c/लैम्डा लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा hc/लैम्डा। ये मेरे x एक्सिस पर है, ये मेरे y एक्सिस पर है, फिर से ये कांस्टेंट है y इज इक्वल टू mx माइनस सी। मैंने कहा था एक ही जैसे ग्राफ आएंगे,
तो अगर ये y इक्वल टू mx माइनस सी है तो यार यहां पे ये बताओ स्लोप की जगह पर क्या आ रहा है तुम्हारे पास hc/e, तो इस ग्राफ की स्लोप हो जाएगी आपके पास hc/e। बाकी पूरा ग्राफ वैसा ही है, ये आपके पास यहां पर देखो e डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया phi/e। इसी तरह से लास्ट वाले केस में भी सुधार लो इस चीज को, अगर मैं आपसे कहूं तो ये phi/e है आपके पास, क्यों? क्योंकि ये e डिवाइड में आएगा ना इसका, तो ये इसके डिवाइड में भी तो e आ जाएगा। सो ये अपने पास phi/e है आपके पास एक इंटरसेप्ट, और स्लोप आएगी hc/e। यहां पर भी आपके पास स्लोप क्या निकल कर आएगी? स्लोप निकल कर आएगी hc/e, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? phi/e। ये आपके पास हो गया phi/e। इंटरसेप्ट जिसका ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, और यहां पर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम हो जाएगी। सो यहां पर सेकंड वाले की कम है, फर्स्ट वाले की ज्यादा है। स्लोप पर इंटरसेप्ट पर दिमाग लगाओ, और किसी पर कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ भैया, अब अपने नेक्स्ट आए फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये भी एग्जाम में आता है। अगर फेलियर की बात करें तो इंटेंसिटी, सबसे पहली इंटेंसिटी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, टाइम डिले प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा है, और अगर फील्ड ज्यादा है तो F इज इक्वल टू QE के अकॉर्डिंग फोर्स ज्यादा है। फोर्स ज्यादा है तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है तो F इज इक्वल टू ma भी बढ़ेगा। F इज इक्वल टू ma बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी तो बढ़ेगा। मतलब कि इंटेंसिटी से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखा तो ये गया कि इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो किससे पड़ा? फर्क पड़ा तो फ्रीक्वेंसी से पड़ा। इसीलिए एक फेलियर निकल कर आया कि भैया वो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद सेकेंड है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। मगर हमने ये देखा कि इंटेंसिटी को कुछ भी कर लो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। ये दूसरी प्रॉब्लम थी वेव थ्योरी की, जिसको यहां पर क्वेश्चन मार्क किया किसने? फोटो इलेक्ट्रिक ने। इसके बाद तीसरा जो था टाइम डिले। टाइम डिले मतलब क्योंकि इंटेंसिटी आएगी, और वेव थ्योरी बोलती थी कि वो सब में बटेगी। भाई क्लास में सारे लोग बैठे हुए हैं, 100 बच्चे हैं, पिज्जा आया और पिज्जा के 100 पार्ट हुए और एक एक को मिला। अब पेट तो भरना नहीं था, एक पिज्जा से ही भरना था पेट तो। अब अगला पिज्जा आया, फिर उसके 100 पार्ट हुए, फिर अगला पिज्जा आया, उसके 100 पार्ट हुए। किसी का पेट भर ही नहीं पा रहा, पेट भरने में टाइम लगेगा, ये वेव थ्योरी कहती थी। फोटो इलेक्ट्रिक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहां टाइम डिले नहीं होता। जैसे ही लाइट आई, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वीडियो में बताया था, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकला और फट से, बिल्कुल देरी नहीं करी उसने। मतलब देयर इज नो टाइम डिले, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी टाइम डिले था। तो इसको भी फोटो इलेक्ट्रिक ने काउंटर करा। वेव थ्योरी उस चीज को समझा नहीं पाई अपन को, तो ये वेव थ्योरी के फेलियर्स थे। सो ये अपने पास खत्म हो गया कौन सा वाला पार्ट? डुअल नेचर का फर्स्ट पार्ट। अब अपन डी ब्रॉगली की तरफ चलेंगे। एक छोटे से वीडियो में डी ब्रॉगली को भी दिमाग के अंदर ऐसे घुसा दूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फिजिक्स बाबा की टीम का पार्ट नहीं बने हो, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है पर, तो जल्दी से ज्वाइन करो। इस वीडियो में तो इतना ही। जय हो।